अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 19 कर रहे हैं, साइकोलॉजी 4 का। इस एक वीडियो में हम लेसन 20 भी कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी को हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन फीचर होता है वो ऑब्सेशन और कंपल्जन्स होते हैं। ऑब्सेशन जो होते हैं ये आपकी परसिस्टेंट थॉट्स की वजह से हो रहे होते हैं। अब ये परसिस्टेंट थॉट्स या इमेजेस वो होते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो एज अ इंट्रस्टिव और अनवांटेड। दूसरी तरफ कंपल्जन जो होते हैं ये आपके बिहेवियर को, वो बिहेवियर जो बार बार रिपीट किया जा रहा होता है। और क्या आप मेंटल एक्ट कह सकते हो, यानी कोई काम ऐसा जो आप बार बार बगैर किसी रीज़न के कर रहे होते हो ना, उसे हम कंपल्जन्स कहते हैं। अब इसी में हमें एग्जाम्पल दी गई थी हेयर पुलिंग और स्किन पिकिंग की। अभी तक हमने बात की ओसीडी के अंदर वो काम जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम कंपेरिजन्स कहते हैं। उन्हीं में से हमारे पास आता है हेयर पुलिंग और स्किन पिकिंग। डिसऑर्डर्स हमारे पास कुछ थे जो DSM-5 में ऐड किए गए थे, वो उनमें से आपको कोई से 3 आने चाहिए, इनफ होंगे, क्योंकि आपके 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक हो गया, होर्डिंग दूसरा हो गया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स तीसरा हो गया। बाकी आप चाहो तो सारे कर लो, बट आपके आते यहाँ इसमें से 3 ही हैं, 3 या 4। DSM-4 TR कैटेगरी अब एग्जिस्ट नहीं करती। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो था वो एंजाइटी डिसऑर्डर में रखा गया था इस DSM-4 TR के अंदर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो था वो उसे प्लेस किया गया था सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर। लेकिन होर्डिंग डिसऑर्डर या ट्रिकोटिलिमिनिया डिसऑर्डर और एक्सकर्शन डिसऑर्डर, ये तीनों जो थे ये न्यूली ऐड किए गए हैं DSM के अंदर। पुराने DSM में इसमें मौजूद नहीं थे, यानी DSM-5 में ऐड कर दिए गए, DSM-4 में ये मौजूद नहीं थे। टॉपिक 97 है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। OCD जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ऑब्सेशन और कंपल्शन के इसके बेस पे होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी थॉट्स होती हैं जो अनवांटेड होती हैं और ये हमारे दिमाग में टाइम टू टाइम आती रहती हैं। एडवर्टाइजिंग जिंगल हो गया जो कि हमारे दिमाग में स्टक हो गया, कोई ऐसी बात जो हमारे दिमाग में रह गई और वो बार बार दोहराई जा रही है। अमूमन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कोई जुमला, कोई लफ्ज़, कुछ इस तरह सिचुएशन आपके दिमाग में बैठ जाती है, वो बार बार रिपीट हो रही होती है, आप नहीं चाह रहे होते वो रिपीट हो, लेकिन वो होती रहती है। वो OCD के अंदर आती है। नेक्स्ट हमें बताते हैं कि ऑब्सेशन जो होते हैं ये इंट्रस्टिव होते हैं और रिकरिंग थॉट्स, इमेजेस, इम्पल्सिव। अब ये जो इमेजेस या इम्पल्सिव या थॉट्स होती हैं ये परसिस्टेंट होती हैं और ये अनकंट्रोलेबल होती हैं। इसके बाद ये हमें बताते हैं कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंट फोकी होता है ना ऑब्सेशन के लिए, उसमें फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन और होता है, सेक्शुअल और एग्रेसिव इम्पल्सिव और होती हैं, बॉडी प्रॉब्लम और होता है, रिलीजन रिकॉर्डिंग चल रहा होता है, मेंटली ऑर्डर की तरफ जा रहा होता है। जनरल फीचर देखें OCD की तो वो थॉट्स जो कि इंट्रस्टिव और होती हैं और अलाइन करती हैं किसी भी इंसान के साथ। पीपल क्वाइट अवेयर दैट देयर थॉट्स आर एक्सेसिव। अब लोगों को पता होता है कि वो ज़्यादा सोच रहे हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ विश कर रहे होते हो ना, वो आपके पास नहीं आ रही होती ना, वो विश रिपीट हो रही होती है आपके दिमाग में, दोबारा से आप चाह रहे होते हो कि ऐसे हो जाए। इम्पल्सिस, इमेजेस, आइडियाज़, ये सारे ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में स्टक हो जाते हैं। और वो चीज़ जो दिमाग में रह जाए और वो बार बार दोहराती रहे खुद को और आप उसे कंट्रोल ना कर सको, उसे OCD कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। टॉपिक 29 है आपके पास, सॉरी 98 है कंपल्जन। अब कंपल्जन जो होते हैं वो रिपीट, क्लियरली एक्सेसिव बिहेवियर होते हैं, जिन या मेंटल एक्ट आप कह सकते हो, जो इंसान फील कर रहा होता है और वो चाहता है कि वो रिड्यूस कर सके एंजाइटी को इसके थ्रू। अब इसमें हमारे पास आता है क्लीनिनेस आ गया, ऑर्डरलाइनेस आ गया, सम टाइम थ्रू एलिब्रेट राइचर्स आ गए। अब आप कह सकते हो कि रिचर्स के अंदर अगर हम देखें ना एलिब्रेट रिचर्स को, तो हम देखते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक अब लोगों को ऑब्सेशन हो जाते हैं। किसी को लगता है कि हाथ साफ नहीं है, वो 10 दफ़ा धोएगा, बार बार कोई ऐसा अल्फाज दोहराएगा कि उसे वो जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होता वो उस वक्त तक वो काम करता रहता है। वही बात आगे चल के बताई जा रही है। टचिंग बॉडी पार्ट्स हो गया, कोई अपने नोज़ को
टच कर रहा है, कोई एयर को टच कर रहा होता है, कोई अपने चीक्स को टच करता है, तो इस तरह टचिंग बॉडी पार्ट चल रहे होते हैं। यानी कि वो काम जो आप रिपीटेडली कर रहे होते हैं और आपको पता होता है कि वो इतना नेसेसरी नहीं था, यानी अननेसेसरी वर्क था, लेकिन आप उसे दोहरा रहे होते हो। इस दोहराने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ओसीडी के अंदर चल रहा है और ये कंपल्जन्स के अंदर आ रहा है। इसके बाद जी हमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताते हैं कि वो है कि टॉपिक 99 के अंदर DSM-5 के अंदर अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ओसीडी का था वो था कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन और कंपल्जन या दोनों होने चाहिए। ऑब्सेशन और कंपल्जन को हम डिफाइन कर चुके हैं। वही डेफिनेशन दोबारा आ गई कि रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट, प्रेइंग, काउंटिंग, repeating words silently. The individual feels driven to perform in response to obsession according to rule that must be applied rigidity. यानी कि हर वो काम जो आप करते देखिए, मैंने अभी आपको हैंड वॉशिंग का दिया ना, वही सारे आ रहे हैं, ऑर्डरिंग आ गया, चेकिंग आ गया। अब जब तक आप खुद को मुतमईन नहीं समझोगे तब तक आप ये काम करते रहोगे और ये सारा इसी तरह चल रहा होता है। इसके बाद ही हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है टॉपिक 100, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, BDD। अब BDD जो है ये प्री ऑक्युपाइड होता है विद इमेजिनेट, या आप कह सकते हो कि इसमें एक्सरेशंस हो रही होती हैं, अपने अपीयरेंस को लेकर आपको जो डिफेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, आपको तो वो नज़र आ रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं कि आपके अंदर मसल्स कम है या आपके प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी बॉडी इस तरह की है, लेकिन दूसरों के नज़दीक BDD जो होता है वो अट्रैक्टिव होती है। अब आप खुद तो समझ रहे होते हो ना कि आप अगली लग रहे हो, आप मॉन्स्टर लग रहे हो, बट सामने वाला समझता है आपको अट्रैक्ट, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि उसे वो चीज़ अच्छी लग रही होती है। वुमेन्स के अंदर ये फोकस करता है स्किन पर, हिप्स पर, ब्रेस्ट पर और लेग्स पर। मेंस जो होते हैं वो लाइकली उन पर फोकस हो रहा है देयर हाइट, पेनिस साइज और बॉडी। अगर हम OCD लोगों को देखें तो जो BDD के शिकार लोग होते हैं ना, वो दोनों OCD और BDD के जो लोग होते हैं ये बहुत इन्हें हार्ड लगता है अपनी सोचों को रोकना, अपने कंसर्न्स को ख़त्म करना। OCD और BDD के लोग जो होते हैं खुद को कंपेल्ड समझते हैं कि वो दूसरे सर्टेन बिहेवियर के अकॉर्डिंग खुद को रोक रहे होते हैं। वो उन्हें लग रहा होता है कि उनके अपीयरेंस ठीक नहीं है, वो बिहेवियर उनके सही नहीं है, तो वो बार बार चेक कर रहे होते हैं अपने अपीयरेंस को। इसमें हमारे पास मज़ीद इम्पॉर्टेंट स्पेसिफाई पे आ गया, यानी डायग्नोजिंग के अंदर जो खास का चीज़ देखी जाती है। अगर हम मसल्स डिस्मॉर्फिया के बारे में बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल होगा, जो प्री ऑक्युपाइड होगा अपने आइडियाज़ से कि वो अपने उसकी जो बॉडी बिल्ड है वो काफ़ी स्मॉल है, इनसफिशिएंट मस्कुलर है, तो वो स्पेसिफाई देखेगा कि प्री ऑक्युपाइड वो किस चीज़ को लेकर, बॉडी किस साइज़ को लेकर जाएगा, बॉडी के किस एरिया को लेकर वो खुद को कमतर महसूस करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक और था ना कि फॉर एग्जांपल आई लुक अगली और आई लुक डिफॉर्म्ड, तो इसमें हम देखें तो हमारे सामने आता है कि विद गुड और फेयर इनसाइट का मतलब क्या होगा। इसमें इंसान जो होगा वो रिकग्नाइज करेगा कि उसकी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का डेफिनेटली और प्रॉब्ली नॉट ट्रू, मतलब शिकार है लेकिन उसके नज़दीक ये प्रॉब्लम डिसऑर्डर अक्कर ही नहीं करता, यानी कि ये झूठ है। विद पुअर इनसाइट अब वो समझेगा कि हाँ शायद प्रॉब्ली ट्रू है, कि हो सकता है कि वो इस मर्ज का शिकार है। विद एब्सेंट इनसाइट डिलीवरी बिलीफ, इसमें होता क्या है कि इंडिविजुअल जो होगा वो कम्प्लीटली कन्विंस होगा कि उससे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। टॉपिक 101, होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर जो होता है ये रिकग्नाइज किया जाता है, मतलब इसे पहले रिकग्नाइज नहीं किया गया था जब तक DSM-5 नहीं आया। होर्डिंग डिसऑर्डर जो है वो करेक्टराइज किया जाता है परसिस्टेंट डिफिकल्टी डिस्कार्डिंग के ऊपर, या आप अपने पार्टिंग अपने डिस्कार्डिंग अपने पार्टिंग को अपने बिलोंगिंग को बहुत मुश्किल से दूर करते हो, यानी कि आप सेव करना शुरू कर देते हो। अब मैं इसे लूँगी कि आप इसका एग्जांपल, होर्डिंग डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आप अपने से रिलेटेड हर चीज़ को सेव कर लेते हो। अब देखिए, कलेक्टिंग जो है ये फेवरेट हॉबी होती है बहुत सारे लोगों में, लेकिन कुछ लोग ना इस हॉबी से कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं।
अब वो लोग क्या करते हैं कि इस हॉबी में ना इसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को रखना चुका देते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। कुछ लोग जो होते हैं वो क्लॉथ को लेके रखेंगे, सेव करेंगे, टूल्स को रखेंगे, एंटीक्स को रख रहे होंगे, बट वो रख किधर होंगे? साथ उसके क्या रख रहे होंगे? ओल्ड कंटेनर्स हो गए, वाटर कैप्स हो गए, सैंडविच रैपर्स हो गए, यानी कि हर वो चीज़ सेव करते हैं जो वो यूज़ करते हैं। उनके नज़दीक हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और वो इन सारी चीज़ों को सेव कर देते हैं। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं। अगर उनके पास से उनकी चीज़ हटा दी जाए तो वो क्या करते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, वो इस चीज़ को टैकल नहीं कर सकते। तो ये था जी लेसन नंबर 19। उम्मीद है कि समझ आया होगा। लेसन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन 20 के अंदर हमारे पास आ रहा है ट्रिक्टोलिमीनिया डिसऑर्डर यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। टॉपिक 103। अब वो लोग जो इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो अपने बालों को मतलब हेयर पुलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने स्कार्फ से, आईब्रो से, आईलैश और दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से अपने वो बालों को नोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्रॉबली दो जगह और होता है। लाइक ये डिसऑर्डर जो होता है वो सामने हमारे पास दो बॉडी साइड्स पे आ रहा होता है और ज़्यादातर सर पे ही चल रहा होता है। अब ये जो डिसऑर्डर होता है ना, इस डिसऑर्डर के अंदर इंसान एट टाइम एक ही हेयर को पुल करता है। इसमें कॉमन रीज़न इसकी होती है एंजाइटी और स्ट्रेस, जो कि ट्रिगर करता है आप अपने हेयर पुलिंग बिहेवियर को। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक राइटर्स की तरफ चले जाते हैं, अपने बस हेयर को पुल करते रहते हैं। अब इस डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट या एम्ब्रेसमेंट की वजह से ना कभी कभार ऐसा होता है ना, आप किसी बाल खींचो, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, आपको स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस होगा, इम्पेयरमेंट हो रही होगी, आपको एम्बेरसमेंट शो हो रही होगी। तो आप क्या करते हो, अपने बिहेवियर को रोक लेते हो, यानी इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हो। अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी और होते हैं। जब आप कर रहे होते हो ना ये सारा काम, तो आपके हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। आप बार बार इस बात को सोचो और रोको तो आप अपने स्टॉप कर सकते हो हेयर पुलिंग आदत को। हेयर पुलिंग causes clinically significant distress or impairment in socio-occupational and other important areas of functioning. इसके बाद ही मेरे पास आता है एक्सकोरेशन यानी स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। अब स्किन पिकिंग डिसऑर्डर जो होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने स्किन को हर टाइम ना पिक कर रहे होते हैं, लाइक चुटकियाँ काट रहे होते हैं खुद पर। अब इसमें होता क्या है, वो इस हद तक कर देते हैं कि आपके सोज और वुंड्स बन जाते हैं। पुलिंग डिसऑर्डर, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर की तरह ये भी, इसे भी स्टॉप किया जा सकता है अगर आप देखो कि एनवायरनमेंट आपकी ऐसी है, लोग आप पे आपको एम्बेरस कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को रोक सकते हो, यानी कि ये दोनों कंट्रोलेबल हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे करते हैं, वो अपनी फिंगर्स कुछ सेंटर, मतलब दे पिकिंग ऑन वन एरियाज, कोई अपनी फिंगर्स पे कर रहा होगा, कोई अपने चीक्स पे कर रहा होगा, आर्म्स पे कर रहा होगा, लेग्स पे कर रहा होगा, लिप्स को कर रहा होगा, यानी कि वो उन्हें पिकिंग कर रहे होंगे इन सारी जगहों पर। क्यूटिकल्स, फिंगर नेल्स और क्यूटिकल्स पर लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और ये एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। अब इससे होता है कि आपकी स्किन ढीली हो जाती है, उस जगह से ज़ख्मी हो जाती है। इसे भी वही सारा प्रोसेस है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि उसे रोका जा सकता है। इसके बाद टॉपिक 104 सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस ओसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। टॉपिक 104 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं आती तो भी बता दें। लाइक और डिसलाइक का बटन इसलिए कहती हूँ कि प्रेस करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मैं किस तरह आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और काइंडली वीडियो को डाउनलोड ना किया करें, पूरा देखा करें। ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि आप लोग डाउनलोड कर लेते हो और देखते नहीं हो पूरा। तो इससे होता क्या है कि मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, मेरा चैनल थोड़ा प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता। टॉपिक 104 सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ओसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव होता है एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये जी इसे डायग्नोज किया जाता है ऑब्सेशन और कंपल्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। अब ये ऑब्सेशन और कंपल्शन जो होते हैं ये ओसीटी से लिए गए, इसलिए हमने कहा कि ओसी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव। इसमें इसका डायग्नोस्टिक एरिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इसके बाद ये टॉपिक 105 ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन।
इसमें हम बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर ला रहे होते हैं, इसमें मेडिकल कंडीशंस देखी जा रही होती हैं और देखा जा रहा होता है कि उन मेडिसिन का कितना इफेक्ट हुआ है, यानी कि आप ऑब्सेशन, कंपल्सन, प्रीऑक्यूपेशन विद अपीयरेंस, होर्डिंग, स्किन पिकिंग, हेयर पुलिंग, दूसरे फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर्स देखे जा रहे होते हैं, इनके सिम्टम्स देखे जा रहे होते हैं कि आया आप में आए हैं या नहीं, या आप कंट्रोल कर सके हो या नहीं। इसके बाद ही टॉपिक 107 है अदर स्पेसिफाइड ऑब्सेसिव ओसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब इस कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं कि सिम्टम्स जो करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव को, उनकी अपीयरेंस क्या है, उनकी प्रेजेंटेशंस क्या हैं, और इसके बाद ये अफेक्ट्स कैसे कर रहे हैं आपके बिहेवियर को। अनस्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अनस्पेसिफाइड ओसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, तो वो याद रखिएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इस कैटेगरी के अंदर हम प्रेजेंटेशन को अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स हमारे पास आ रहे होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव के, और इस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये सारा कुछ क्लिनिकली हो रहा होता है। टॉपिक 107 के अंदर जेनेटिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब जी रिसर्च हुई, इससे पता चला कि जो मॉडरेट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है इसमें डेवलपमेंट के काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे हो रहा है, ब्रेन इमेज कर रहा होता है, इसकी स्टडी की गई, उससे पता चला कि ब्रेन के अंदर अनयूजली एक्टिव हो रहा होता है ओसीडी के अंदर। अब जी इसमें ब्रेन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही होती हैं, इसमें फर्स्ट हो रही होती है ऑर्बिट्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये एरिया है जी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, जिसके अबव द आइज पाया जाता है। द एंटीरियर सेनिकुलेट कॉर्टेक्स और द कॉर्डेट न्यूक्लियस स्टार्डियम। अब ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट्स हैं, इन सब में एक्टिविटीज शो हो रही होती हैं ओसीडी के टाइम पर। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हो रहा होता है, जो कि डेवलपमेंट करता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। इसके बाद हम देखते हैं ये मतलब हमारे पास एक लफ्ज़ आता है ईडर सेंटेंस। अब ईडर सेंटेंस है क्या? ये आपकी फीलिंग होती है दैट्स इनफ, यानी कि आपके अंदर से फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि फीलिंग ऑफ नोइंग, जैसे कि आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि अब बहुत खा लिया, पेट भर गया है। ईडर सेंटेंस जो है ये इनिशिएटिव सिग्नल प्रोड्यूस करता है कि अब ये इनिशिएटिव सिग्नल किस चीज़ का होता है? थॉट इनफ का, क्लीन इनफ का, यानी अब बहुत साफ हो गया है, और ये हमें प्रिवेंट करता है चोज और डेंजर से। इसके बाद जी हम देखते हैं इम्पोर्टेंट आपके पास आता है 108 के अंदर जेनेटिक साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि आपके मेंटल डिसऑर्डर मतलब बेस बनते हैं। चाइल्ड जब एक्सपीरियंस करता है, निगलेक्ट करता है, उसे अब्यूज होता है चाइल्डहुड के अंदर, तो वो उसकी फुल लाइफ उसके साथ चलता है और वो मैनिफेस्ट कर देता है उसके बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को। ये बाद में उसके साथ ये प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस अब्यूजमेंट। इसके बाद ही हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल आ जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल, होर्डिंग जो है वो पूर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़ को रिलेट करती है। इसमें अनयूजुअल बिलीफ हो रहे होते हैं, किसी पोजेशन के बारे में अवॉइडेंस बिहेव हो रहा होता है, बिहेवियर हो रहा होता है, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। अब जी इसमें हम देखते हैं जेनेटिक साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब दोनों डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं ओसीडी पेशेंट के अंदर, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर। तो ये था जी लेसन नंबर 20। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।